नमस्कार। उत्तराखंड के खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी का दौरा किया। सीएम के हल्द्वानी पहुंचने पर सम्मानित पदाधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एफटीआई सभागार में लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा और पेयजल विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके पश्चात सीएम हल्द्वानी में बन रहे सिटी पार्क का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। हल्द्वानी अब धीरे धीरे एक मैं कहूँ कि एक बड़ा सिटी और इसको ये कह सकते हैं कि एक मेट्रो सिटी की तरह डेवलप हो रहा है। और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें एक सिटी फॉरेस्ट भी हमारा है, जो लगभग 17 एकड़ से अधिक ज़मीन पर ये पूरी तरह से डेवलप होगा। और इसके डेवलप होने से शहरवासियों को, हमारे यहाँ के बच्चों को, सबको एक पर्यावरण की दृष्टि से भी एक अच्छा स्थान यहाँ पर मिलेगा। लोग तमाम प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर कर पाएंगे। बच्चों के लिए यहाँ पर अनेक खेल कूद के सामान भी लग रहे हैं और यहाँ पर ओपन जिम भी बन रहा है। और अच्छा एक ट्रैक, लगभग 4 किलोमीटर के लगभग का एक ट्रैक होगा, जो हल्द्वानी शहर और आसपास के लोगों के लिए इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक और जब भी उनको समय हो अपने मन को शांत करने के लिए फिट रहेंगे। जिम भी करेंगे, पर्यावरण का भी आनंद लेंगे, शुद्ध हवा, शुद्ध परिवेश उनको यहाँ पर प्राप्त होगा। सबको बधाई देता हूँ। सभी जगह विकास हमारा समेकित रूप से हो, सब जगह विकास पहुँचे और जो सरकार की योजना है उसका लाभ लोगों को मिले, उसकी समीक्षा हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। आज भी यहाँ पर जो हमारा हल्द्वानी शहर है, आसपास का क्षेत्र है पूरा, जहाँ पर साल भर हमारे सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, सब चौड़ीकरण हो, जाम की स्थिति न बने, आवागमन सरल हो, सुरक्षित हो। और जल जीवन मिशन के कारण से बहुत जगह पर सड़कों पर काम हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। नगर निगम के अंतर्गत जो काम होने हैं उसके लिए कुछ शासन से धनराशि अवमुक्त होनी है, उसके संबंध में भी चर्चा हुई है बिजली विभाग से संबंधित। और साथ में आप लोगों के लिए मीडिया सेंटर यहाँ पर बनाने के लिए एक भूमि का चयन लगभग फाइनल स्टेज पर है। उसका एक स्थलीय निरीक्षण हो जाएगा सभी विभागों का, तो जल्दी से एक मीडिया सेंटर भी यहाँ पर बन जाएगा। अन्य भी जो हमारे जंगली जानवरों से जो अनेक स्थानों पर आप देख रहे होंगे समय समय पर ये बातें हमारे बीच में आती हैं, उनकी सुरक्षा के संबंध में बिजली की बातें हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और जो काम रुके हैं हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात यहाँ पर रखी है। और जिला वहीं देहरादून विधानसभा में केदारनाथ से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने विधायक पद शपथ ग्रहण की। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडोड़ी भूषण ने नवनिर्वाचित आशा नौटियाल को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित विधायक ने केदारनाथ के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताई। आपको बता दें, यह सीट दिवंगत शैला रानी रावत की आकस्मिक मृत्यु के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद उपचुनाव में आशा नौटियाल ने बीजेपी से दावेदारी कर इस सीट पर जीत दर्ज की है। सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद से श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नौटियाल जी को विधानसभा में भेजा है, अपना सदस्य बनाया है। आज उन्होंने अपनी विधिवत रूप से आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नौटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्त की है, या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। जो विकास के काम हैं उन विकास के कामों को और तेज गति प्रदान करेंगे। पहले भी श्री केदार धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज गति से चल रहा है। और 2014 की प्रलय के बाद जिस तेज गति से भव्य केदार और दिव्य केदार बना है उसको पूरी दुनिया देख रही है। और आज हम उस विकास को अनवरत रूप से बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं।
और इस चुनाव से पहले जो हमने वहाँ पर घोषणा की है, जो शासनादेश किए हैं या जो भी हमने वायदे किए हैं, उन सभी को हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से ये जीत सनातन की जीत है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास के काम वहाँ पर किए गए हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर किए गए हैं, उसकी जीत है। ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये उत्तराखंड के लोगों की जीत है। और ये हार उनकी हार है जिन्होंने इस चुनाव में क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, झूठ और भ्रम की जिन्होंने राजनीति की, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। लेकिन हम इन सब से आगे बढ़ते हुए पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, श्री केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे चारों धामों में शीतकालीन प्रवास शुरू हो, उसके लिए हमने योजना बना दी है। हम उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अभी तक यात्रा 4 महीने 6 महीने की होती थी, आने वाले समय में अब ये यात्रा पूरे 12 मास चले, इसके लिए हमारे सारे प्रयास शुरू हो गए हैं। उसको हम और तेज गति से आगे बढ़ाएं। जी अच्छा है, पुरानी नेत्री हैं और तीसरी बार जीत कर आई हैं। महिलाओं की अच्छा है, एक और महिला जीत कर आई हैं और सदन में महिलाओं की बात रखेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, एक्सपीरियंस्ड नेता हैं और सदन को भली भांति जानती हैं, रूल कानून को भली भांति जानती हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि केदारनाथ जी से जीत कर आई हैं केदारनाथ से, वहाँ का अच्छा रिप्रेजेंटेशन अब सदन में होगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो केदारनाथ के देवतुल्य मतदाताओं का, जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और सभी देवतुल्य जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विकास कार्यों पर और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के कार्यों पर मुहर लगाई है। और निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकताएं जो गांव विकास से अछूते रह गए हैं, रोड कनेक्टिविटी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ पर हमारी प्राथमिकता रहेंगी और वो काम वहाँ पर हो, उसके लिए मेरा दिन और रात मेरे केदारनाथ विधानसभा की जनता के लिए समर्पित रहेगा। मैं वहाँ की मातृशक्ति को भी नमन करती हूँ और तमाम उत्तराखंड के सभी जिन लोगों ने तन मन और धन, किसी ने भावना से, जो वहाँ नहीं जा पाए उन्होंने भावना से ये चाहा कि वहाँ पर सनातन की जीत हो और आज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में केदारनाथ विधानसभा की जीत सनातन की जीत है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार। और तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा में चल रहे नव निर्माण कार्यों का अवलोकन किया है। विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण किया गया। विधानसभा में राज्य के राजकीय चिन्ह भी स्थापित किए गए हैं एवं विधानसभा सदस्यों की बैठक के लिए एक्सटेंशन रूम का निर्माण किया गया है। थोड़ा सा नयापन आप लोगों को दिखा होगा। ये ई नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। प्रयास तो क्या कहेंगे, भारत सरकार के माध्यम से हमें फंड मिलता है कि हम अपने सदन को डिजिटाइज करें और उसके तहत इसमें पिछले 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, जहां सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं अब और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। कंप्लीटली पेपरलेस तो पहली बार हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्लोली हम उस प्रोसेस में हैं। 2000 से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थी उनको हमने डिजिटाइज किया है और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको शेड कर दिया गया है। अननेसेसरी स्पेस जो यहाँ पर हो रहा था और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि बहुत समय से रेनोवेशन नहीं हुआ था स्पीकर ऑफिस का। तो स्पीकर ऑफिस, एलओपी ऑफिस, हम लोगों को कॉन्फ्रेंसेस करने में दिक्कत होती थी, मीटिंग्स करने में दिक्कत होती थी, बैठने में समस्या होती थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस फ्लोर में, सदन में और साथ ही साथ जो बगल की हमारी नई बिल्डिंग बन रही है उसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि डिजिटल हम पूरी तरह से करें। जैसे ही अभी हमारा सर्वर रूम बन गया है उसमें हम एक मीडिया सेंटर भी देने की बात कर रहे हैं यहाँ भी, और गैरसैंण में भी ये बात हो रही है
कि एक ऐसी स्पेस आप लोगों को दी जाए जहां बैठकर आप सदन की कार्यवाही को सुन सकें और जो भी रिपोर्टिंग आपको करनी है वहां से आप वो रिपोर्टिंग कर सकें। तो छोटे छोटे चेंजेस हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि करें। डिजिटल का पूरा प्रयास है कि हो जाए। अ, अ, जिस तरह से भारत चल रहा है, भारत के और प्रदेश चल रहे हैं, उसी तरह से हमारा प्रयास है कि आगे जो हमारे सत्र हों वो उत्तराखंड बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बहुत जल्द निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी जिलों के प्रभारी भी घोषित कर दिए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और प्रदेश के सभी नगर निगम को जीतने के लिए तैयार है। हालांकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर सभी जिलों में फीडबैक लिया जाएगा, उसी आधार पर प्रत्याशी चयन होगा। दावेदारों को लेकर बीजेपी पहले ही सभी जिलों में फीडबैक ले चुकी है। यह माना जा रहा है कि जनवरी दूसरे सप्ताह तक प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में कोई भी चुनाव नहीं कराना चाहती, केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार समय पर चुनाव करने के दावे करती है लेकिन समय पर चुनाव नहीं करवाती। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सरकार निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव दिसंबर में करवा पाएगी। चुनाव के लिए हमारी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं। बहुत जल्दी निकाय चुनाव होने जा रहा है और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फिर इस चुनाव में भी हम सारे नगर निगम जीतने के लिए हमारी कोर टोली की बैठक आज है, बहुत जल्दी प्रभारी घोषित करने वाले हैं और हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर कोई भी चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लेकर हम जनता के बीच में ये लोग जाएं। लेकिन इनके पास कुछ कहने को नहीं है। कोर्ट को भी ये लोग गुमराह करते रहे, जनता को भी बार बार गुमराह करते रहे कि हम समय पे चुनाव कराएंगे। इनके मंत्री जी तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। ये 4 बार बोल चुके हैं कि हम समय पे चुनाव कराएंगे। वो समय आएगा कब? आप कोर्ट को आपने झूठ बोला, जनता को आपने झूठ बोला, प्रशासकों का कार्यकाल आपने 3 बार बढ़ा दिया है। अब इन्होंने कहा कि हम 10 नवंबर तक हम अधिसूचना जारी कर देंगे। वो 10 नवंबर भी निकल गया, अधिसूचना भी जारी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव कराने की स्थिति में है, क्योंकि इन्होंने शासन के भी चुनाव इन्होंने टाल दिए, नगर निकाय के तो चुनाव टाले हैं, पंचायतों के भी इन्होंने चुनाव टाल दिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये दिसंबर में भी चुनाव करा पाएंगे। हार के डर के मारे ये चुनाव को टालना चाहते हैं। जिस दिन भी चुनाव राज्य के अंदर होगा तो कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। कांग्रेस ने अपना पूरा होमवर्क कर रखा है और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की इस समय मैं समझता हूँ कि नगर निकायों में और पंचायतों में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। आप जिस घर में रहते हैं, अगर आप उस घर का टैक्स समय पर जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको कितनी परेशानी हो सकती है, इसका अंदाजा शायद आपको भी नहीं है। लेकिन यह परेशानी केवल आम आदमी को उठानी पड़ती है, क्योंकि खास तो सबके लिए खास होता है। और अगर बात सिस्टम की हो तो फिर मौज ही मौज है, क्योंकि जब सैया भरे कोतवाल तो फिर डर काहे का। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की कुछ ऐसी सरकारी बिल्डिंग्स की जिन पर टैक्स के लाखों करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन अब तक उसे टैक्स को भर नहीं जा सका है। जिस उत्तराखंड का बीजापुर गेस्ट हाउस राज्य सरकार का एक सरकारी अस्पताल और केंद्रीय संस्थान एफआरआई समेत कई सरकारी भवन शामिल हैं और इन सभी बिल्डिंग पर 5 से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। ये सभी देहरादून के कैंटोनमेंट बोर्ड के क्षेत्र में आते हैं, जो एक ऑटोनॉमस बोर्ड है और नगर निगम के रूप में काम करता है। और इस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले देहरादून की भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की 3 बॉडी पर करीब 5 से 6 करोड़ रुपए, बीजापुर गेस्ट हाउस पर करीब 20 लाख रुपए, थाना प्रेम नगर क्षेत्र के सरकारी अस्पताल पर करीब 58 लाख रुपए और राजा भवन पर करीब 13 लाख रुपए का टैक्स बकाया है। कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ हरेंद्र सिंह का कहना है कि बीजापुर गेस्ट हाउस और सरकारी संपत्तियों पर जो बकाया है उसके लिए सभी ने टैक्स जमा करने की हामी भर दी है। समस्या ये है कि कैंटोनमेंट बोर्ड, क्योंकि कानूनी तौर पे बात करें तो ये एक कैंटोनमेंट एक्ट जो है उसके अंडर ये संस्था है और ये एक म्यूनिसिपैलिटी की तरह काम करती है। और सरकार की ये मंशा है कि सारी जो म्यूनिसिपैलिटी हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये स्वायत्त बने, ऑटोनोमस बने, क्योंकि ऑटोनोमस हैं वो, ये अपने फंड्स अपने आप लेके आए जहाँ से भी उनको पॉसिबल है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा एरिया का विस्तार तो हो नहीं रहा है, जो कि ये जब भी ये कैंट बना होगा वैसे तब से उतना ही इसका एरिया है। अब पब्लिक अगर हम कंपेयर करें दूसरे बाहर नगर निगम से, ऑलरेडी हमारा टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो उनसे ज्यादा है, तो हम उनको उतना और कैसे टैक्स बढ़ा सकते हैं उनका। दूसरा कि
हमारे जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनर हैं, उनका ही हमारा बिल इतना हैवी है, लगभग 2 करोड़ का हमारा सैलरी और पेंशन का बिल है। तो 2 करोड़ के हिसाब से हमें 24 करोड़ तो उन्हीं के लिए चाहिए ताकि सैलरी पेंशन दे पाएं। दूसरे काफी लोग रिटायर हो गए हैं जिनके हमने ग्रेचुइटी और लीव के पैसे भी अभी तक उनको नहीं दिए हैं। हालांकि पेंशन हम उन्हें दे रहे हैं, लेकिन ये भी एक बकाया हम ही पर है। तो जब तक हमें फंड्स नहीं आएंगे तो हमारे खर्चे, हम विकास पे कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि हम तो सिर्फ अपने जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए हम जो है वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये सब बकाए जो हैं, ये सब अगर आएंगे तो डेफिनेटली हमें राहत मिलेगी इनसे, और शायद हम विकास कार्य फिर करा पाए। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से जिले में हेलमेट वितरण अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में परिवहन विभाग हरिद्वार द्वारा सिडकुल थाना क्षेत्र के राजा बिस्कुट चौक पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दोपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए हैं। अधिकारियों ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का संदेश देते हुए कहा कि हेलमेट न केवल कानून का पालन करने के लिए जरूरी है, बल्कि यह जीवन की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों को सुरक्षित सफर के प्रति जागरूक करना है। प्रशासन का मानना है कि हेलमेट पहनने की आदत से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जान माल की हानि को कम किया जा सकता है। रोड सेफ्टी के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग रोड पर सुरक्षा सहित चलें और नियम कानून का पालन करें ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो, लोगों को असुविधा ना हो। आज जागरूक करने के दृष्टिकोण से यहाँ पर ये वितरण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लोगों को बैग्स वितरित किए जा रहे हैं, चाहे ई रिक्शा वाले हैं और लोग हैं, या जो 2 व्हीलर चला रहे हैं उनको हेलमेट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कॉपी पेन भी दिए जा रहे हैं, डायरी दी जा रही है उनको जो है। तो ये कुल उद्देश्य ये है कि लोग जागरूक हों, और लोगों से ये भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो बाकी लोगों को भी अपने माध्यम से जागरूक करें, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और 1-to-1 पर्सन के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि लोग नियमों का पालन करें ताकि किसी प्रकार की असुविधा में न फंसें। और हमारा उद्देश्य ये है कि लोग जागरूक हों ताकि जो चालान है, चालान मूल उद्देश्य नहीं है, मूल उद्देश्य है लोगों में जागरूकता आए और रोड सेफ्टी के नियमों का पालन हो ताकि कम से कम हमारे एक्सीडेंट हो, लोगों को असुविधा कम से कम। के तहत ही आज जिलाधिकारी महोदय और मैं यहाँ पर आए थे। इसमें परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के परिवहन विभाग के सहयोग से CSR कंपनी, जो CSR के तहत जो कंपनियाँ मदद करती हैं उनके थ्रू और सेफ्टी, रोड सेफ्टी के लिए, और जो हमारे राइडर्स हैं खासकर जिनके पास जो गरीब हैं, जो हेलमेट वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके कागज़ वगैरह बाकी पूरे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज हेलमेट यहाँ पर बांटे गए थे। और बाकी जो हमारे ई रिक्शा हैं या अन्य जो रिक्शा वाले हैं जो हमारे रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, उनको प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर कुछ CSR एक्टिविटी के तहत हेलमेट्स हैं, बैग्स वगैरह वितरित किए गए थे। तो ये इससे एक प्रचार प्रसार भी होता है और ये एक अच्छी पहल है। जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ मौके पर आए थे, हम सभी लोग मिलकर भी इसका आगे बढ़ा। जैसे आने वाले समय में मौसम बदल जाएगा, कोहरा होगा, उसके लिए आगे शीतकाल में जैसे कोहरा की समस्याओं में अक्सर जो है हैवी व्हीकल्स हैं उसमें जैसे जो ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, या जो बड़े हैवी व्हीकल्स हैं जिनके पीछे कई बार रिफ्लेक्टर्स वगैरह नहीं होते हैं और गाड़ियों के एक्सीडेंट उसमें होते हैं। तो हम लोग की तरह ऑलरेडी इसमें एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें रिफ्लेक्टर टिप्स का हम लोग सभी जगह पे उन गाड़ियों पे लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। साथ में जो जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज़ हैं उनकी जो हमारे ओनर्स हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं और CSR में इस एक्टिविटी को बढ़ाते हुए एक तो रिफ्लेक्टर्स का मैक्सिमम उपयोग करेंगे, दूसरा जो ड्राइविंग की जो स्पीड लिमिट है उसको भी फॉलो कराने की ज़रूरत है, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। सर अभियान चलता है, लोगों को मैंने बिल्कुल बहुत क्लियर आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर कोई रोड सेफ्टी के जो नियमों में खासकर जो ड्रंकन ड्राइविंग है या फिर जो रॉन्ग साइड से आते हुए अगर कोई एक्सीडेंट करता है या हैवी एक्सीडेंट करता है, उसमें बिल्कुल सख्त जो वैधानिक कार्रवाई है वो करी जाएगी। और इसमें ये भी हम लोग जरूर इंश्योर करेंगे कि जो हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो जो हमारे रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, क्योंकि जो अक्सर जो एक्सीडेंट होते हैं वो मैन मेड या जो मानवीय जो भूल है उससे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गाड़ी का फिटनेस को उसको भी लोग चेक कराएं। इस चीज़ को हम लोग इस पर इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। ये पहल तो वैसे कहें तो न छोटी है न बड़ी। ये एक जैसे सोशल मीडिया
के माध्यम से, जैसे हमने हेलमेट तो बहुत ज़्यादा वितरित नहीं किए, जैसे 20 हेलमेट करीब और 16 बैग, बाकी कलम, तो मात्रा तो ज़्यादा नहीं है, बट हमने उनसे यही गुजारिश की कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मौखिक रूप से जो भी आप प्रयोग करते हैं उनसे लोगों को बताएं कि सड़क पे सुरक्षित कैसे रहना है, हेलमेट चलाना है, लगाना है, और वो हेलमेट ISI मार्क होना चाहिए और बढ़िया से स्ट्रिप फैशन होने चाहिए। साथ ही जिनके कागज़ कंप्लीट थे, जैसे डिलीवरी वैन हुए और ई-रिक्शा हुआ, ई-रिक्शा पलटने की दुर्घटना होती है, उनसे ये बताया गया कि सारे कागज़ सही हैं, तो उनको हमने बैग वितरण दिया, अपने कागज़ अच्छे से रखो और साथ ही साथ कभी भी ओवरलोडिंग ना करो ताकि ई-रिक्शा पलटने की संभावना। चलिए फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वैसे तो परिवहन विभाग लगातार बजट का रोना रोता रहता है, लेकिन इस बार परिवहन विभाग करोड़पति बना हुआ नजर आ रहा है। परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा की माने तो जो टारगेट परिवहन विभाग को दिया गया था उसको मार्च तक पूरा कर ले जाएगा। यदि अभी तक की बात करें तो अभी भी पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा टारगेट परिवहन विभाग पूरा कर चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 361 करोड़ का रेवेन्यू था जो हमने अक्टूबर में प्राप्त कर लिया था। इस साल का रेवेन्यू अभी तक 441 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि 14% अधिक है। अगर पिछले महीने की बात करें तो 70 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था और इस बार भी हम 65 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू देहरादून शहर से इकट्ठा कर लेंगे। इस बार को जो रेवेन्यू टारगेट था जो 250 करोड़ का था, जिसके सापेक्ष 280 करोड़ का रेवेन्यू ले चुके हैं, जो कि 14% अधिक है और जो बड़े बकायेदार हैं उनसे भी वसूली की जाएगी। देखिए, हमारे देहरादून संभाग के अंदर जो हमारा रेवेन्यू पिछले साल था वो मात्र 361 करोड़ था, जो हमने अक्टूबर तक इकट्ठा किया था। बट अब इस साल तक हम 441 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, जो कि लगभग 14% अधिक है। पिछले माह में भी हमारे द्वारा रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था जो 70 करोड़ के लगभग था, और इस माह में भी हमारी आशा है कि हम 65 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ देहरादून शहर में कर लेंगे। देहरादून का जो हमारा टारगेट है वो लगभग 250 करोड़ का है, जिसके सापेक्ष हम 280 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू ले चुके हैं, जो कि लगभग 14% से भी अधिक है। और हमारी आशा है कि आने वाले 3 महीनों में भी जो हमें टारगेट दिए गए हैं वो हम अचीव कर लेंगे। साथ में जो बड़े बकायेदार हैं उनसे वसूली की प्रक्रिया चल रही है। उनको ना सिर्फ आरसी काटी गई है उनके विरुद्ध, बल्कि इन्फोर्समेंट भी किया गया है। साथ में नोटिस उनके घर पर चस्पा कराए जा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो बकाये का राजस्व है वो भी काफ़ी अच्छी संख्या में आ रहा है, और उम्मीद है कि हम टारगेट से ऊपर निकल जाएंगे मार्च तक। इधर उत्तराखंड परमिट के वाहनों को उधम सिंह नगर के किच्छा खटीमा मार्ग पर स्थित सिरसा चौकी क्षेत्र का लगभग 2 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है, जहां पुलिस व परिवहन विभाग की चेकिंग के दौरान उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश परमिट को लेकर वाहन चालक व मालिक और परिवहन विभाग के बीच आए दिन विवाद होता रहता है। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने ARTO बरेली दिनेश कुमार से बात की
तो उन्होंने बताया कि सिरसा चौकी क्षेत्र में लगभग 2 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है। सरकार व परिवहन आयुक्त के निर्देश अनुसार उक्त क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग का अभियान निरंतर जारी है। एआरटीओ दिनेश कुमार के मुताबिक उत्तराखंड में आवागमन करने वाले वाहनों को वैध कागजात होने पर उत्तर प्रदेश के उक्त क्षेत्र में आवागमन करने पर केवल परमिट से छूट दी जा सकती है, लेकिन ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि उक्त क्षेत्र को शासन स्तर से कॉरिडोर घोषित कर दिया जाए तो परमिट की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे यहाँ जो भी खनन का मटेरियल आता है वो उत्तराखंड से आता है और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वहाँ की निरंतर शिकायतें इस तरह की प्राप्त होती है कि गाड़ियाँ ओवरलोड आ रही हैं। हालांकि इस बीच में पिछले दिनों बहुत कार्रवाई की गई, टोल पे कैमरे वगैरह लगाए गए तो उससे ओवरलोड में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी यदा कुछ गाड़ियाँ इस तरह की संचालित पाई जाती हैं। तो परिवहन आयुक्त महोदय का सख्त निर्देश है कि ओवरलोडिंग पर रोक लगाई जाए। इसके लिए उन्होंने जो है राउंड द क्लॉक 24/7 अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं और टोल्स पर भी अधिकारियों की ड्यूटी विद इंटरसेक्टर वाहन लगाई है। तो इसके दृष्टिगत हमारे अधिकारी एनफोर्समेंट वर्क कर रहे हैं और उनको सख्त निर्देश है कि वो लोग किसी दशा में न पाए। मेरे संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड से और जो एक रोड जो पीलीभीत की तरफ जाता है वहाँ पर एक पैच पड़ता है उत्तर प्रदेश हमारे स्टेट का। तो वो हालांकि पैच जो है छोटा है, तो मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट में व्यवस्था दी गई है ये कि भाई अगर उत्तराखंड से माल उत्तराखंड में ही जा रहा है और अगर उसका जो है रास्ता बीच में छोटा रास्ता पड़ रहा है एक कॉरिडोर टाइप का, तो परमिट से उसको छूट दी जा सकती है। लेकिन इसमें जो है ओवरलोड पर कई और अन्य ओवरलोड है या बिना बीमा है या अन्य जो पत्र होते हैं उसमें कोई किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है। संख्या तो नहीं बता। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।